बिस्तर ले लो, बिस्तर, बिस्तर ले लो। एक बार सोओगे फिर कभी नहीं उठोगे। धमाकेदार बेड, माशूका के गालों से भी ज्यादा मुलायम बेड। एक आदमी सड़क के किनारे बहुत सुंदर सुंदर बेड गद्दे के साथ बेच रहा था। तभी उधर से एक आदमी गजोधर गुजरा। अरे काका, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे देखा, तुम मेरी दुकान के पास खींचे चले आए ना। अरे तो इतनी खतरनाक बात बोलने की क्या जरूरत थी? अरे यह कोई खतरनाक बात नहीं है भाई साहब, है? ये बिस्तर इतना मुलायम है कि जो भी एक बार सोता है फिर उसका उठने का मन ही नहीं करता। गजोधर एक गरीब आदमी था। उसकी एक बेटी सरस्वती थी जिसकी अभी अभी शादी तय हुई थी, इसलिए वो बाजार में कुछ दहेज का सामान खरीदने निकला था। वैसे काका, ये पूरा बिस्तर तो आपका बहुत अच्छा है। एक बेड कितने का दिया? अरे एक बेड की कीमत गद्दा और तकिया सहित 5,000 रुपए है भैया। बेड तो कमाल का है, फिर इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो काका? अरे भाई साहब, उन लोगों को अपने शोरूम का किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, अपनी नौकरी को भी हर महीने पगार देनी पड़ती है। ये सब जोड़कर वो लोग महंगा बेचते हैं, लेकिन मैं तो सड़क के किनारे बेच रहा हूँ ना। गजोधर ने एक बेड का सेट खरीद लिया और अपने घर पहुँच गया। अरे इतना महंगा बेड लाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे ये कोई महंगा बेड नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपया में पूरा बिस्तर मिल गया हमें। सरस्वती बेटा, तुझे पसंद है ना? हाँ पिताजी, बेड तो बहुत शानदार है। वहीं दूसरी तरफ गगन का परिवार भी गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसकी एक बहन महिमा और उसकी एक माँ सरला थी। गगन के ही साथ सरस्वती की शादी तय हुई थी। भैया, हम लोग बचपन से ही जमीन पर सोते चले आ रहे हैं। अब आपकी शादी होने वाली है, कम से कम अब तो एक बेड खरीद लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। जमीन पर लेटने से पूरा शरीर सही रहता है। वैसे भी तेरा भाई इतनी मेहनत करता है, उसकी शादी भी तय हो गई है, उस पर ज्यादा भार मत डालो। जब तेरी शादी होगी तब दहेज में हम तुम्हें बेड जरूर देंगे। कुछ दिनों बाद गजोधर गगन के घर आया। समधन जी, आपका भी घर बहुत छोटा है हमारी तरह। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अपनी बेटी की शादी किसी अमीर खानदान में करो। तो फिर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपनी बेटी की शादी अमीर घराने में कर देते हैं, फिर उसके बाद लड़की वालों की खूब बेइज्जती करते हैं। चाचा, हम तो इतने गरीब हैं कि हम जमीन पर सोते हैं। भाभी कहाँ सोएंगी? उसकी फिक्र मत करो, बस शादी की तैयारियां करो। कुछ दिनों बाद गगन की शादी सरस्वती से हो गई। दहेज में गगन को वही बेड मिला। अब पूरे घर में सिर्फ एक ही बेड था। सरस्वती, मैं आज पहली बार बिस्तर पर सोने जा रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी माँ और बहन जमीन पर सोती हैं और मैं यहाँ बेड पर हूँ। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है गगन? ये बेड मेरे पिताजी ने मेरे लिए ही तो दिया है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सरस्वती ने सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया। भाभी, आपके हाथ की चाय तो लाजवाब है। बहू, मैं गगन के लिए खाना बना देती हूँ क्योंकि उसे काम पर जाना है। माँ, अब आपको काम करने की क्या जरूरत है? अब भैया पर भाभी का हक ज्यादा है। भाभी आ गई है तो अब वही खाना बनाकर देंगी भैया को। इससे पहले कि सरला कुछ बोल पाती, उसकी बहू सरस्वती ने कहा, महिमा बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, आप आराम करो, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। सरस्वती ने जल्दी से खाना बनाया और एक टिफिन में पैक करके गगन को दे दिया। गगन टिफिन लेकर काम पर चला गया। दोपहर में खाना खाने के बाद महिमा सरस्वती के कमरे में आई और उसके बेड पर फैल गई। अरे वाह, भाभी का बिस्तर तो कमाल का है। इतने में वहां पर महिमा की माँ सरला आ गई। महिमा, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। बहू कहाँ गई? भाभी अपने कपड़े धो रही है। आओ माँ, बैठ कर देखो इस बिस्तर पर, बहुत मजा आ रहा है। अरे नहीं, तू पागल है क्या? इस पर हमारा कोई हक नहीं है। क्या माँ, आप भी? जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक हम लोग एक टूटी फूटी चारपाई पर सोया करते थे। जब से वो टूट गई तब से हम जमीन पर ही सोते चले आ रहे हैं। कम से कम एक बार इस बेड पर बैठकर थोड़ा मजा तो लीजिए। लेकिन तभी वहां पर सरस्वती आ गई। आप लोगों के अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है? आप दोनों मेरे बेड पर उछल उछल कर क्या कर रही हैं? मेरे पिता ने कितनी मेहनत करके ये दिया है, आप लोग इसे गंदा किए दे रहे हैं। अरे नहीं बहू, वो तो सरला ने जबरदस्ती मुझे बिठा दिया। मुझे वैसे भी बेड पर अच्छा नहीं लगता। बेड पर सोने से मेरी रीढ़ अकड़ जाती है।
सासू माँ, आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे खानदानी रईस हैं आप लोग, और बचपन से बहुत बड़े बड़े महाराजा वाले बेड पर सोती चली आ रही हैं। देखिए भाभी, हम गरीब हैं तो आप भी कोई सेठ हमीरचंद की बेटी नहीं है। चलो माँ, हमें इनके बेड पर नहीं बैठना है, आने दो रात को भैया को। इसके बाद वो दोनों उसके कमरे से बाहर चली गई। तब सरला अपनी बेटी महिमा को समझा रही थी, देखो महिमा, गगन को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है इस बारे में। इतनी मेहनत करके उसने शादी की है, मैं नहीं चाहती कि कोई बवाल हो, दोनों को खुशी खुशी रहने दो। महिमा ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे और उसने अपने भाई को कुछ नहीं बताया। रात को जब गगन आया, सरस्वती, बरसात का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसमान भी आज साफ है, चांद बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चलो आज छत पर सोते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ महिमा, आप दोनों आज हमारे कमरे में सो जाना। अरे नहीं बेटा, मुझे तो जमीन पर ही नींद आती है। गगन ने छत पर लेटने का प्लान अपनी माँ के लिए बनाया था, पर माँ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। चलो फिर, खाना हो गया, सोते हैं चलकर, कल सुबह जल्दी निकलना है। पिछले 6 महीने से एक जुगाड़ में लगा हूँ, अगर उस रोड बनने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। आप छत पर चलो, मैं बिस्तर लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, कहीं रात में बारिश हो गई तो नींद खराब हो जाएगी। वो दोनों अपने कमरे में सोने चले गए। उनके जाने के बाद सरला ने महिमा से कहा, देखा महिमा, गगन छत पर सिर्फ इसीलिए सोने को कह रहा था ताकि हम दोनों भी उसके बेड पर सो सके। भगवान गगन को सारी खुशियां मिले। बेड पर लेटे हुए सरस्वती गगन से बातें कर रही थी। गगन, तुम्हें पता है आज दिन में तुम्हारी माँ और बहन हमारे बेड पर बैठी थी। तो? अरे तो क्या, मैंने दोनों को भगा दिया। तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर वो मेरी माँ है, अगर इस पर बैठ गई तो क्या हो गया? इसीलिए माँ ने बेड पर लेटने से मना कर दिया था। ये बेड मेरे पिता ने मेरे लिए दिया है, बहुत मेहनत करके खरीदा था। अगर ये बेड खराब हो गया या टूट गया तो आप इसे ठीक भी नहीं करा पाएंगे। गगन की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, ये बेड तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए दिया है ना, तो इस बेड पर मैं क्या कर रहा हूँ? गगन कमरे से बाहर निकला और छत पर सो गया। अगले दिन गगन बिना खाना खाए ही अपनी माँ के पैर छूकर काम पर चला गया। महिमा, कल रात मैंने बेड पर सोने से मना कर दिया था ना, इसीलिए इसका मुंह बना हुआ है। उधर गगन जिस काम के लिए 6 महीनों से लगा था, वो काम शायद आज पूरा होने वाला है। मिस्टर गगन, आपकी मेहनत और तजुर्बा मुझे पसंद आया। तुम्हारी कहानी सुनी मैंने, कैसे तुमने रात भर खंबे की लाइट में पढ़ाई की, फिर आज तक मजदूरी ही करते रहे हो। पर इस रोड का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पर क्यों सर? अभी तो आप मेरी तारीफ। क्योंकि ये काम सरकारी है। यहाँ जुगाड़ से नेताओं के जानने वालों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, किसी बाहरी को नहीं। पर हाँ, शहर में मैं एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना रहा हूँ। पूरे 20 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देता हूँ। मुझे तुम्हारे टैलेंट और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, इसे टूटने मत देना। गगन बहुत खुश हुआ। 6 महीने में ही पूरा मॉल बनाकर तैयार कर दिया गगन ने। गगन ने अब खुद का घर भी शानदार बना लिया और हर कमरे में बेड और एसी लगवा दिए। इसके बाद गगन को और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। मुझे माफ कर दीजिए। अगर उस रात तुमने मुझे हर्ट ना किया होता ना, तो आज शायद मैं इतना सफल ना बन पाता। सरस्वती ने अपनी सास और ननद से भी माफी मांगी। सारा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा। अमित को हमेशा से अमीर बनना था, लेकिन उसके लिए वो काम भी नहीं करना चाहता था। देख लेना दोस्त, मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा। अच्छा, वो कैसे? तू तो चाय भी मुफ्त की पीता है। कोई काम धंधा करेगा तब ना अमीर बनेगा, हैं? अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, गधे अमीर हो जाते हैं क्या? अमीर बनने के लिए मेहनत नहीं, दिमाग की जरूरत है। और तेरा दिमाग इस बारे में क्या कहता है? प्लान क्या है तेरा? आसान है यार, किसी अमीर बाप की इकलौती लड़की को फंसाऊंगा और ससुर के पैसों पर राज करूंगा। अमित का यही प्लान था। वो दिखने में अच्छा था, इसलिए लड़कियां उस पर मरती भी थी। लेकिन अमित तो अमीर बाप की इकलौती लड़की के तलाश में था। इस बात के कुछ दिन बाद अमित अपने माँ बाप के कहने पर शहर एक इंटरव्यू के लिए गया। उसका इंटरव्यू तो नहीं निकला, लेकिन उसकी मुलाकात उसी कंपनी के मालिक की लड़की से हो गई। उस लड़की का नाम अंकिता था। अमित अंकिता के पास गया और बोला, हेलो, मेरा नाम अमित है। सुना है आप इस कंपनी के मालिक की बेटी हो? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, वो असल में मैं भी एक कंपनी के मालिक का बेटा हूँ, इसीलिए सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा, तो फिर यहाँ इंटरव्यू देने के लिए क्यों आए हो? वो तो मेरे पापा की जिद की वजह से। वो चाहते हैं कि मैं बिजनेस अपने हाथों पर लेने से पहले कुछ दिन कहीं और नौकरी करूं। ये पापा लोग भी ना
सही कहा, ये पापा लोग समझते ही नहीं है कि हमें सब कुछ आता है। ऐसे ही हंसी मजाक में दोनों की दोस्ती हो गई। अमित ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया और अंकिता का नंबर लेकर वहां से चला गया। वो घर लौटने के लिए बस पर चढ़ा और कुछ देर बाद एक लड़की उसके पास आकर बैठी। वो लड़की बहुत गुस्से में थी। अमित ने पूछा, अब क्या बात है मैडम, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? गुस्सा क्यों नहीं आएगा, जिंदगी में पहली बार मुझे बस पर चढ़ना पड़ रहा है। 2 करोड़ की गाड़ी बीच रास्ते पर खराब हो गई, इसलिए बस लेनी पड़ी। 2 करोड़ की गाड़ी? अरे वाह, ये भी तो अमीर खानदान की ही लड़की है। गाड़ी की कीमत सुनकर अमित के दिल में घंटी बजी। क्या हुआ इंटरव्यू का? नहीं हुआ बाबूजी। मुझे पता था नहीं होगा, नालायक है तू। इसीलिए मैंने तेरी शादी मेरे दोस्त की लड़की से तय कर दी है। मेरा दोस्त तुझे दहेज में 10 लाख रुपए भी देगा, जमीन भी देगा और अपनी फैक्ट्री का आधा हिस्सा भी देगा। ये सुनते ही अमित के लालची मन में एक बार और लड्डू फूटा। वो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। हे भगवान, इतने दिनों बाद आपने मेरे लिए कुछ किया। मैं तो कब से कह रहा था आपको, और आज 1 नहीं 2 नहीं 3 अमीर लड़कियां मेरी जिंदगी में आ गई। थैंक यू भगवान, थैंक यू। अमित का लालच बढ़ने लगा। वो तो पहले बस एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास 3 लड़कियां थी। उसे बस उनमें से एक को चूज करना था। लेकिन अमित ने सोचा, एक लड़की से शादी करने के बाद मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन अगर 3 लड़कियों से ही शादी कर लूं तो फिर तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। नहीं, सिर्फ एक लड़की से शादी मतलब बर्बादी। मैं तो 3 से शादी करने वाला हूं। अमित अंकिता और कोमल से फोन पर बात करता रहा और उन लोगों को झूठ बोलता रहा। मैं तुमसे प्यार तो करता हूं, लेकिन मेरे पिता नहीं मानेंगे। वो बहुत ज्यादा अमीर है ना, इसीलिए वो अपने बिरादरी में मेरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन चलो, हम दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं। अमित ने यहाँ अपने पिता के दोस्त की लड़की शीतल से शादी कर ली और वहाँ शहर में अलग अलग दिनों में अंकिता और कोमल से भी शादी कर ली। उसने कोमल से कहा, देखो, मैं अभी तुम्हें मेरे घर पर नहीं ले जा सकता। तुम अभी अपने ही घर में रहो। मैं कभी कभी आकर तुमसे मिलूंगा। मैं अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। बस बिजनेस चल जाए, उसके बाद मैं उस घर से तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगा और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। उसने अंकिता से भी यही कहा और बेचारी भोली लड़कियां मान भी गईं। अमित ने खुद का बिजनेस शुरू करने के नाम पर उन दोनों लड़कियों से 10 लाख रुपए ले लिए और पैसे लेकर घर चलाया। उसकी तीसरी बीवी शीतल ने पूछा, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? अरे मैंने शहर में नया धंधा शुरू किया है, ये उसी बिजनेस का पैसा है, इसे हाथ मत लगाना। बेचारी शीतल भी भोली थी, वो भी मान गई। ऐसे ही कुछ दिन बहुत अच्छे से चलता रहा। अमित कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता और कुछ दिन अंकिता के साथ और कुछ दिन कोमल के साथ बिता कर आता। आते वक्त उन दोनों से पैसे भी मांग लेता और घर लौटकर शीतल के साथ अपना समय बिताता और उसके पिता यानी कि अपने ससुर से फैक्ट्री के प्रॉफिट का हिस्सा भी लेता। इसी तरह कुछ ही दिनों में अमित के पास हद से ज्यादा पैसा आ गया और पैसा आते ही अमित महंगी महंगी चीजें खरीदने लगा। मेरा सपना पूरा हो रहा है। अब तो मैं पैसा उड़ाने वाला हूँ। अमित ने महंगा फोन, महंगी गाड़ी सब खरीद लिया। उसने घर भी बनवा लिया और गाड़ी लेकर हर शाम चाय की टपरी के सामने से जाने लगा ताकि उसके दोस्त उसे गाड़ी चलाते हुए देख पाए। उसके दोस्त ये देखने भी लगे और बातचीत भी करने लगे। इसका सही है यार, उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। अब देखो गाड़ी में घूम रहा है और हमें देखो हर रोज जिंदगी के साथ जंग लड़नी पड़ रही है। अरे भाई, हम मेहनत का खाते हैं भाई। मुझे तो लगता है कि ये अमित कुछ ना कुछ झोल करता ही है, नहीं तो सिर्फ दहेज के पैसों से इतनी महंगी गाड़ी उसने कैसे खरीदी भाई? है खैर, चलो जो भी है, कुछ गड़बड़ करेगा तो खुद के जाल में खुद ही फंसेगा, देखना। लेकिन अमित अपने आप को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट था। वो सोचता था, मेरी गांव की बीबी कभी शहर नहीं जाएगी और शहर की बीबियां कभी गांव नहीं आएंगी। बस मेरा धंधा तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। अंकिता और कोमल को उस पर शक होने लगा। ये अमित हर बार मुझसे पैसे मांगता है, इतने पैसों का वो करता क्या है? उधर कोमल सोचने लगी, अमित मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाता है, बस बहाना बनाता रहता है। और उधर शीतल सोचने लगी कि हर महीने शहर क्यों जाते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, ये तो मुझे कभी नहीं बताया। शीतल ने मन ही मन सोच लिया कि वो अब शहर जाएगी। उधर अमित को नहीं पता था कि कोमल और अंकिता बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक शाम को एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हो गई और पुरानी दोस्ती याद आ गई। कोमल ने कहा, अंकिता तुझे पता है मैंने शादी कर ली। अरे मैंने भी शादी कर ली है, लेकिन चुपके चुपके। मेरी शादी के बारे में भी किसी को नहीं पता। चल ठीक है, कल मेरा पति मुझसे मिलने आने वाला है, मैं उसे तुझसे मिलवाती हूँ। अरे कल तो मेरा पति भी शहर आ रहा है मुझसे मिलने, मैं भी उससे तुझे मिलाती हूँ। और ऐसे ही घोटाले की शुरुआत हुई। अगले दिन शहर आने के लिए अमित सुबह सुबह घर से निकल गया।
और उसके पीछे पीछे चोरी छिपे शीतल भी निकल गई। शीतल अमित का पीछा करते हुए शहर तक पहुंच गई और अमित शहर पहुंचते ही अंकिता से मिला। अंकिता ने अमित को उसकी सहेली के बारे में कहा। अमित राजी हो गया। उसे नहीं पता था कि अंकिता की वो सहेली और कोई नहीं स्वयं कोमल है। अंकिता अमित को कोमल के सामने ले आई। ये देख कोमल, ये मेरे पति हैं। अरे ये तो मेरा भी पति है। मतलब मर गया, अब क्या होगा? तभी दौड़ती हुई शीतल वहां आई। ये तो मेरे पति हैं। अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गई? मतलब सब कुछ मुझे अब समझ में आ रहा है। तो ये बात है, तूने पैसों के लालच में हम तीनों से शादी की। अच्छा तो ये बात है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं भी नहीं। ये लो। शीतल ने अमित को थप्पड़ मारा और उसके बाद तीनों ने मिलकर अमित की अच्छे से धुलाई की और फिर तीनों ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने अमित को धोखा करने के जुल्म में गिरफ्तार कर लिया और ज्यादा लालच के चक्कर में अमित को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। ऐसे ही एक लालची इंसान की जिंदगी खत्म हो गई।